क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैंने टाइम सेवर टेक्निक अपनाई, हालांकि मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट ये है कि आपका समय उसमें बच जाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट दी मोलैलिटी। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको फॉर्मूले बिल्कुल श्योर होने चाहिए अब कि भाई मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, माल, और ये आपकी जो जैसे मास परसेंटेज, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। जब अपन ने शुरू में ऑफलाइन कुछ दिन लगाई थी तो मैंने आपको बताया था भाई यूरिया क्या होता है। यूरिया होता है NH2। हाँ, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। तो इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल आएगा पर 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब किसी भी न्यूमेरिकल के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी न्यूमेरिकल को 3 पार्ट्स में करो। सबसे पहले डेटा कलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा कलेक्शन। देखो, मेरे को उससे ना क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन मार्क आ गया, मोलैलिटी पता लगानी है मुझे, ये मोलैलिटी पता लगानी है। दूसरा मोल फ्रैक्शन पता लगाना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पता लगाना है। उसके बाद आपने इधर रखा है कि यूरिया जो है, यूरिया यानी कि W2। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, ये बात हमने पहले डिस्कस करी हुई है कि एज पर एनसीईआरटी जो कंपोनेंट 1 है वो हम सॉल्वेंट लेते हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन की जब भी बात करते हैं। और कंपोनेंट 2 जो है वो हम सोल्यूट को लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि आपको यूरिया का वजन दे रखा है, यानी W2 मास ऑफ सोल्यूट। उस तरह से ये आपके पास आ गया मोलर मास। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि अपन मोलर मास और मोलैरिटी में कंफ्यूजन ना हो, इसको MM2 लिख लें ऐसे। मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है आपके पास यूरिया का। और आपको दे रखा है पानी। पानी फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट हो गया 250 ग्राम, और वाटर का मोलर मास बनता है 18 ग्राम पर मोल। हालांकि वाटर का मोलर मास यहाँ दिया नहीं हुआ, पता नहीं मुझे जरूरत पड़े ना पड़े, वो भी एक बात है, बट मैंने लिख लिया। अब देखो क्या है कि सबसे पहले मेरा टारगेट है, अभी मेरे को पता लगाना है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 सोल्यूट के अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है अपने पास W1, और केजी अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सोल्यूट का गिवन मास है 3, ये रहा, और मोलर मास है 60, ये रहा। और सॉल्वेंट का मास गिवन है 250, और इसको क्योंकि 250 ग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस इसके बाद सॉल्व करोगे तो 0.2 मोलर आपके आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन, पहला हर्डल मेरा पार हो गया, मोलैलिटी आ गई। मोलैलिटी के बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है आपके पास X2। मोल फ्रैक्शन होता है जिस चीज का इसने सोल्यूट का बोला है, माने मुझे जो है इसमें मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है, तो यूरिया के मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास के हिसाब से ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। ये W2/MM2 तो यूरिया का हो गया ऊपर नीचे, और ये वाटर का हो गया। वाटर का गिवन मास 250 ग्राम और मोलर मास अपना 18 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 0.00359 या 0.0036 कुछ भी लिख दो आप इसको, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ओके सर। एनी क्वेश्चन? यस सर। नो सर। नो सर। ओके, तो आप जब कहें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। सर डन। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर।
जहां दिक्कत लगे वहां प्लीज बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, और आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन गिवन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है अपने को एक आई ओपनर होता है, भाई नजर आने लगता है भाई क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है। ओके ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मोलैलिटी निकालनी है। ओके ठीक है। अब यहां पर एक चीज अलग आती है यहां पर हमारे पास, कि यहां पर इसने हमें 20% एक्वस इथेनॉल का मतलब ये हुआ कि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, लेकिन ये बाय वॉल्यूम है। बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ V/V% 20% दिया हुआ है इसने, V/V% 20% दिया हुआ है, और उसके बाद इसने डेंसिटी सोल्यूशन की, पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है हमें, जो बनाया है इसने सोल्यूशन 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूँ भी, मिलीलीटर हो चाहे आपका सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे सीसी हो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 0.960 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलर मास मैंने अपनी सहूलियत के लिए निकाल लिए इथेनॉल का, जब आप C2H5OH के लिए करोगे ना, मतलब C2 मतलब 12 इंटू 24 12 इंटू 2 कार्बन का हो गया, फिर 6 हाइड्रोजन है इसमें तो 1 इंटू 6, और जो है इसके अंदर एक ऑक्सीजन है 16, तो 12 टू द 24 प्लस ये हो गया 6 और ये हो गया 16, तो ये हो गया 46। इस तरह से 46 ग्राम पर मोल इथेनॉल का मास आया। अब मैं सोचना शुरू करता हूं, मुझे निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, उसके लिए मुझे W2 चाहिए, उसके लिए मुझे MM2 चाहिए, और उसके लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब मैं सोचना शुरू करता हूँ, भी कैसे इसको टैकल करेंगे। तो मेरे पास इसमें से क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये है, एक ही चीज है, ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो मेरे को पता है। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का और उसमें इथेनॉल कितना मास कितने ग्राम है, ये मेरे को लगाना है, ये मेरे को पता लगाना है। ये दोनों चीजें फिल होंगी, क्योंकि मोलैरिटी का मुझे एक ही फॉर्मूला आता है। मैंने आपसे क्या कहा था, थॉट प्रोसेस क्या चलेगा, कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई जैसे सबसे पहले आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, फिर फॉर्मूला डेरिवेशन, मतलब फॉर्मूला लगाओ। आपको मोलैरिटी पूछा है तो आप ये सोचो मोलैरिटी के मुझे कितने फॉर्मूले आते हैं। ऐसे जो भी क्वांटिटी का क्वेश्चन मार्क लगता है ना किसी भी न्यूमेरिकल में, तो उसमें से एक आध चीज, एक आध फॉर्मूला ही आता होता है अपने को, एक या दो, इसमें तो एक ही आता है। तो अब इसको ही मुझे एक्सपेंड करके देखना है भी, इसमें मैं कौन कौन सी क्वांटिटीज मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर जो है पेस्ट करनी है ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। मैंने देखा 3 चीजें हैं, 3 में से 2 मुझे पता लगानी है। तो मैं देखता हूँ भी आपने इसको 2 को पता लगाने के लिए मुझे कुछ दिया हुआ है, तो मैं सोचना शुरू करता हूँ, देखता हूँ। आपने मुझे एक चीज दी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ना अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। जैसे मास बाय मास होता है ना, वैसे 20% V/V, 20% V/V का मतलब क्या होता है कि 20 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ये कह सकते हैं कि 20 ml इन 80 ml वाटर। पहले तो बताओ बात समझ आई? यस सर। 20%, हाँ जी, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस 20 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, यानी 20 ml इथेनॉल और 80 ml पानी मिलाकर 100 ml बनाया। पर ये ध्यान रखिए, पहले हम मास बाय मास परसेंट के क्वेश्चंस करके आए हैं। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है वॉल्यूम दी हुई है यहाँ पर, ना कि मास, ठीक है। तो अब हमने सपोज कर लिया, सपोज करो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का मान लो V सॉल्यूशन इज 100 ml,
तो फिर 100 ml इस सॉल्यूशन में इथेनॉल कितना होगा 20 ml और वाटर होगा 80 ml। थोड़ा सा एक मुझे बता भी देना कि भाई चलेगा ऐसा सिस्टम, जब हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं ना तो थोड़ा सा मेरे को होमवर्क करना पड़ता है कि मैं आपके लिए इस तरह से रेडी रखूं, बट थोड़ा सा ये टाइम सेवर हो जाता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस एक गिवन टाइम में हम कर सकते हैं। अगर मैं लिखता और एक्सप्लेन करता थोड़ा सा इट टेक्स मोर टाइम, लेकिन अगर आपको ये कंफर्टेबल ना लगे तो आप बोल देना, मैं आपको सॉल्व करके सामने सामने ऐसे बताता रहूँगा, है ना। ये एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि जैसे जो मैं आपको वर्कशीट्स देता हूँ उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दूँ सॉल्यूशंस के, ताकि आप जो है उनमें से देख लो। तो कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। आप पहले तो आज की क्लास अपन कर देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके रिव्यूज लूंगा, है ना। तो जो बेस्ट रहेगा अपने लिए अपन उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, और इन क्लासेस में मज़ा भी उन्हीं को ज़्यादा आएगा जिन्होंने वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि आप अब हमेशा ध्यान रखना, मार्क्स क्वेश्चन के सॉल्व करने के मिलते हैं आपको। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करोगे उतना आप कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा सुनो मेरी बात, हमने सोल्यूशन क्योंकि v/v% आपने दिया हुआ है तो मैंने उसको लिया है 100 ml सपोज किया, तो 20 ml उसमें इथेनॉल हुआ, 80 ml वाटर हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरा टारगेट एक्चुअली है क्या, मुझे अब ये पता लग गया, अगर मैंने 100 ml जैसे ही सपोज किया मेरे पास v सोल्यूशन आ गया। v सोल्यूशन कितना आ गया 100 ml। अब यानी कि मेरे पास मोलैरिटी निकालने में दो हर्डल थे, तीन चीजें थी, एक तो मास ऑफ सोल्यूट, एक मोलर मास ऑफ सोल्यूट और एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। अब मैंने जैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सपेंड किया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लो 100 ml मैंने लेकर चला, क्योंकि परसेंट भी दिया तो पर 100 तो मैंने ले लिया, तो मेरे को पता लग गया भी, मान लो मैंने सपोज कर लिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मेरे पास आ गया। अब मेरे पास एक हर्डल रहता है, अगर मुझे पता लग जाए कि इस 100 ml में इथेनॉल का वेट कितना है, आई रिपीट, इथेनॉल का वॉल्यूम तो मुझे पता है 20 है, लेकिन मुझे इसमें इथेनॉल का वेट नहीं पता। तो अगर मुझे इथेनॉल का वेट पता लग जाए तो मैं फिर यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा और मैं मोलैरिटी निकालने लायक हो जाऊंगा। तो अब मैं सोचना शुरू करता हूँ। देखिए तो जो है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में जो है सॉल्यूशन का वेट निकालूंगा, पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए आपने मुझे क्या कर रखा है, मेरे को एक हेल्प कर रखी है कि यहाँ पर आपने डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके पैरों में खास तौर पे देखो पूरा पूरा वर्ड सॉल्यूशन लिखा है। वो आपको यही जताने के लिए लिखा है कि भाई जिसकी डेंसिटी होती है उसी चीज का वेट होता है और उसी चीज का वॉल्यूम होता है। अगर मान लो यहाँ पर आप जैसे मान लो ये एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, इथेनॉल है और वाटर है, मान लो प्योर इथेनॉल का ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता था जिसमें प्योर इथेनॉल की डेंसिटी दे रखी होती पहले की, मिक्स करने से पहले की, तो वो फिर उस केस में डेंसिटी इथेनॉल की होती, प्योर इथेनॉल की, तो वेट और वॉल्यूम प्योर इथेनॉल का ही आता। माने ये तीनों क्वांटिटीज डेंसिटी वेट और वॉल्यूम या मास और वॉल्यूम ये एक ही चीज के होते हैं। अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी होगी प्योर सॉल्वेंट की किसी केस में तो वॉल्यूम भी सॉल्वेंट का ही होगा। अगर सोल्यूट कोई लिक्विड सोल्यूट है उसकी डेंसिटी दे रखी है तो मास और वॉल्यूम भी उसी का होगा। और अगर डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की मिक्स करने के बाद की दे रखी है तो मास और वॉल्यूम भी पूरे सोल्यूशन का ही आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में साफ साफ मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि आपने मुझे जो है डेंसिटी, ये देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, आपने मुझे डेंसिटी जो सोल्यूशन की दे रखी है। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत केयरफुल रहता हूँ कि यहाँ पर डेंसिटी किस चीज की दी हुई है, सोल्यूशन की दी हुई है। तो डेंसिटी सोल्यूशन की तो वेट भी सोल्यूशन का और वॉल्यूम भी सोल्यूशन की। तो अब मैं वैल्यू रखता हूं, तो यहां पर मुझे बेसिकली टारगेट ये है, मुझे वॉल्यूम तो सोल्यूशन का पता है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया 100 ml, तो डेंसिटी इतनी वॉल्यूम इतना, तो सोल्यूशन का वेट मैंने सॉल्व कर लिया। तो वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो ये सॉल्व किया हुआ 96 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 ml सोल्यूशन है इसका वेट 96 ग्राम है। आप थोड़ा सा इस बात को समझो, आप इस बात को समझो, जैसे अगर आप घी लाते हो, घी या तेल लाते हो, तो आप देखो कि आपको किस केस में महंगा पड़ेगा, वो लीटर में के वेट में, ग्राम में, किलोग्राम में? कुछ आइडिया है? दोबारा सुनो मेरी बात,
1 किलोग्राम घी लीटर ज्यादा में आएगा या एक ml घी ज्यादा आएगा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा घी तेल ये पानी पे तैरते हैं। देखो, बातों में बातें आती हैं, जरूरी हैं, ध्यान से सुनते जाना। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती हैं वैसे वैसे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी अगर वाटर का 1 ml की आप ड्रॉप लोगे, जो वॉल्यूम 1 ml गिर रही होगी, और उसको अगर आप एक तराजू पे रखोगे और उसका वजन लोगे तो 1 ग्राम वे करेगा। यानी वाटर का अगर आपने 1000 ml लिया तो वाटर का वेट क्या होगा, उस वाटर का वेट क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। यानी अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो वो 1 kg वे करता है। यानी वाटर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो आप। ये बात ध्यान रखने वाली होती है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। ये 11th में हम बताए थे, उसके बाद कहते हैं ये तो आपको पता ही है कि वाटर की डेंसिटी 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम होता है। लेकिन सारे ये वाटर के केस में होता है, चाहे 1 लीटर पानी ले लो चाहे 1 किलोग्राम पानी ले लो, बराबर है। लेकिन अगर आप दूसरी चीजें लेते हैं तो डेंसिटी पर निर्भर करती हैं चीजें। अब डेंसिटी जिसकी वाटर से कम है, डेंसिटी जिसकी वाटर से कम है, तो 1 ml, अब जैसे घी है, घी की मान लो अपने मन से बात रखते हैं, घी की डेंसिटी, ये ऑयल होते हैं, आपको होता है दे फ्लोट ऑन वाटर, उनकी डेंसिटी कम होती है। घी की डेंसिटी मान लो 0.9, ये कह लें कि आप ये कर लो कि 900 ग्राम पर लीटर है डेंसिटी। यानी अगर आप 1 लीटर घी लाते हो, अगर आप 1 लीटर घी लेकर आते हो, वॉल्यूम से 1 लीटर घी लेकर आते हो, तो वजन उसका 900 ग्राम ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो है, हमेशा अगर कोई 100 ml सोल्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका 100 ग्राम ही होगा। वो 100 ग्राम से कम भी हो सकता है, वो 100 ग्राम से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी अगर 1 से कम है, डेंसिटी अगर सोल्यूशन की 1 से कम है, तो उसका 100 ml सोल्यूशन लोगे तो उसका वजन भी 100 ग्राम से कम आएगा। अगर ये डेंसिटी 1 से ज्यादा होती और 100 ml आपने सोल्यूशन लिया होता, तो उसका उस सोल्यूशन का वजन 100 से ज्यादा आता। अब थोड़ा बताओ तो सही, मुझे मेरी बात समझ आ रही है क्या आपको? आ रही है सर। यस सर। वही एक दो आवाजें आती हैं, बाकी हम चुपचाप तमाशा देखते हैं, है भाई? आ रही है सर। सर ये घी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। घी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। आप समझो, देखो, डेंसिटी क्या होती है, क्यों भी क्वेश्चन, डेंसिटी क्या होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम। हाँ, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि पर लीटर, 1 लीटर कोई चीज ली जाती है तो वो कितने ग्राम वे करती है, ये उसकी डेंसिटी का मेजरमेंट होता है। या कितने किलोग्राम वे करती है, यानी या पर ml कह लें अपन। अगर आप कोई लिक्विड है, क्योंकि बेसिकली लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम 1 ml मान लो कोई लिक्विड लेते हैं, तो उसका वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होगी। अब वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ग्राम अपॉन 1 ml होती है। यानी वाटर अगर आप 1 ml लोगे तो उसका वजन जो है 1 ग्राम आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, घी तेल, ये तो पता होगा आपको कि जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो चीजें वाटर पे फ्लोट करती हैं। यस सर, ये पता है। हाँ, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है भी, जो चीजें फ्लोट करती हैं वाटर पे उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। मतलब मान लो लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जनरल यस एक बात कर सर। रहे हैं। तो डेंसिटी कम होने का मतलब क्या होता है? डेंसिटी कम होने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो घी की डेंसिटी मान लो 0.9, वन वाटर से कम है, वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है, तो वाटर से कम है, 0.9 ग्राम पर ml है। तो घी की अगर आप एक बूंद लोगे जो 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका वजन 0.9 ग्राम होता है, हल्का होता है वो। बराबर वॉल्यूम अगर आप पानी का लेते हो और उतना ही वॉल्यूम अगर आप घी या तेल का लेते हो, तो वजन तेल का कम रहता है, पर ml, पर वॉल्यूम कम आता है। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी, घनापन कम हो गया, इसीलिए वो पानी पे फ्लोट करता है। जो हल्का होगा, पर ml हल्का होगा, वो फ्लोट करेगा। ओके सर। ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया कि आपने जो है, अगर 100 ml पानी लिया,
तो उसका वेट कितना होगा? 100 ग्राम। इसी चीज को लेकर अगर अपन चले, लेकिन अगर आपने 100 ml तेल लिया तो उसका वजन कितना होगा? उसका वजन सिर्फ 90 ग्राम होगा। यस सर, ओके सर। ठीक है, तो ये डेंसिटी होती है, यानी ये पर ml हल्का होता है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये हल्का होता है। ठीक है ना? तो यहां पर हम फिर से बात करें, अब जिस चीज की डेंसिटी, अगर मान लो किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1 होती ग्राम पर लीटर, इसका मतलब 1 ml लेते आप तो वो 1.1 ग्राम वे करता, और उसका अगर आप 100 ग्राम लेते, 100 ml लेते तो वो 110 ग्राम वे करता, तो वो पानी में नीचे डूब जाएगा, या ये कह लो उसकी डेंसिटी पानी से, प्योर वाटर से ज्यादा है। यस सर। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो क्या है, दोबारा से क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, मुझे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, और मुझे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और मुझे इसका वेट निकालना है। मैंने वेट निकाल लिया, वेट यहाँ पर 96 ग्राम आया, यानी जो 100 ml सोल्यूशन है मेरा, उसका वजन जो है 96 ग्राम, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 से कम है ना, तो वेट 100 नहीं आएगा, 100 से कम 96 ग्राम आ रहा है। अच्छा, उसके साथ ही साथ वाटर, इसमें वाटर कितना है? वाटर कितना है? 100 ml सोल्यूशन में पानी कितना था? 80 ml। 80 ml। 80 ml। तो फिर वाटर का मास 80 ml, पानी का वजन कितना होगा? ये देखो, ये जो चीज है ना, ये डेंसिटी है वाटर की, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये डेंसिटी वाटर की ये कोई नहीं बताएगा, ये न्यूमेरिकल में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, ये आपको पता होनी चाहिए कि डेंसिटी जो होती है वाटर की, अगर आपको नहीं पता तो आप आज के बाद प्योर वाटर की डेंसिटी, ये ध्यान रखना, वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 0.99 कुछ होती है, बट ठीक है, या फिर आप इसको 1 किलोग्राम पर लीटर कह सकते हो। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाटर की डेंसिटी ये आपको खुद ही याद रखनी पड़ेगी। कई जगह पर जरूरत आती है प्योर वाटर की, सोल्यूशन की नहीं। प्योर वाटर की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी लोगे तो उसका वजन 1 kg होगा, या 1 ml पानी की बूंद लोगे तो उसका वजन 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पर मैं क्योंकि सीजीएस यूनिट्स में चल रहा हूँ, तो मैंने ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो, वापस आ रहा हूँ मैं, तो ये डेंसिटी इंटू वाटर की वॉल्यूम, तो 80 ग्राम वाटर हो गया, यानी 96 ग्राम सोल्यूशन जो लिया मैंने, उसमें 80 ग्राम वाटर है। अब यहाँ पर डेंसिटी का क्या रोल आया? कहीं आप ऐसा कर दो, 80 ml वाटर को 80 ग्राम ले लो, और इथेनॉल का 20 ग्राम कर दो ना, इसको आप इथेनॉल 20 ग्राम कर दो, तो आप गलत हो जाओगे। इथेनॉल इसमें 20 ग्राम नहीं है, इथेनॉल इसमें 96 ग्राम से, क्योंकि उस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर नहीं है, डेंसिटी 1 से कम है, तो इसलिए उस सॉल्यूशन का वजन 96 ग्राम्स है, जिसमें से पानी 80 ग्राम्स है। तो बचा हुआ इथेनॉल का मास W2 मेरे पास यहाँ पर निकल गया, दैट इज 16 ग्राम्स। अगर मैं सॉल्यूशन को 100 ml मान के चलता हूँ, तो मेरे पास जो है ये W2 जो है वो मेरे पास कितना आता है? 16 ग्राम्स आता है। तो ये लो, मेरा टारगेट पूरा हो गया। जो मेरे को मोलैरिटी निकालनी थी, ये जो है ये यहाँ पर ये मैं प्लेस कर दूंगा, W2 16 ग्राम्स W2 आ गया, 100 ml ये आ गया मेरे पास, और MM2 मुझे पता है, मैं मोलैरिटी निकालने की स्थिति में आ गया। बोलो, मेरी बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। हाँ जी अर्षिता, समझ आ गई बात? यस सर। नहीं, आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं समझ रही बेटा तो बोलो, की बात। हाँ, तो ये सर ऐसे मरी हुई आवाज क्यों आ रही है? नींद में अभी भी अपने 10 बजे जल्दी उठा दिया मैंने? नो सर। ठीक है, तो नो पेन नो गेन। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये आपके पास, अब मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो मैं मोलैरिटी निकालने की सिचुएशन में आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने अब क्या करना है, मोलैरिटी निकाल देनी है। मोलैरिटी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी W2 अपॉन MM2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये मैंने निकाले। इथेनॉल 16 ग्राम है, 96 माइनस 80, ये मोलर मास इथेनॉल का। ये वॉल्यूम मैंने सपोज कर लिया था, सोल्यूशन 100 ml है, और अपॉन 1000, तो ये मेरे पास मोलैरिटी 3.48 मोलर होगी। अब नेक्स्ट टारगेट आता है इसी क्वेश्चन में, मोलैलिटी। मोलैलिटी में फर्क क्या है कि यहाँ पर जहाँ वॉल्यूम दिया होता है, वॉल्यूम के स्थान पर यहाँ पर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो ऊपर तो वही 16/46 आ गया, लेकिन सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर अपन देख चुके हैं, वाटर तो 80 ml और 80 ग्राम ही होता है, वाटर में खटाक से कर सकते हो आप,
कि जितना ml वाटर होगा उतना ही ग्राम वाटर होगा। ये सॉल्व कर दिया मैंने तो 4.35 मोलल यहाँ पर मेरे पास आ गया। इसको मैं अगर चाहूँ, आपको पता ही है, इसको मैं 3.48 मोलर को मोल पर लीटर भी लिख सकता हूँ, और मोलैलिटी को मैं 4.35 मोल पर केजी भी लिख सकता हूँ। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, यशराज लिख लिया आपने? यस सर। ओके, तो अब देखो क्या है, नेक्स्ट आया तीसरा क्वेश्चन। A 10 centimeter cube sample of human urine was found to have 5 milligrams of urea on analysis. Calculate the molarity of the given sample with respect to urea. तो आपको सबसे पहले तो अगेन सैंपल जो यूरिन का है, यानी पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें मास ऑफ सोल्यूट यानी कि यूरिया 5 मिलीग्राम है। मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 10⁻³ इनकी जो ये 10 की पावर्स होती हैं, इनके बारे में आपको पूरा ज्ञान है कि नहीं है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मेगा, गीगा, ये सब आते हैं ना आपको, डेका, डेसी। देखो चुप रहने से तो बात बनेगी नहीं, आप अगर हेजिटेट करोगे, सीधी सी बात है। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि स्टेज पे कईयों को हमको नहीं ध्यान होते, और मैंने आपसे क्या कहा, मेरी इच्छा भी हम सब साथ में आगे बढ़े, कोई दो जने आगे ना बढ़ जाए। मुझे पता है कि भाई खाली दो जने आगे लेकर मैं क्या करूंगा, सभी को अपने को आगे जाना है। ठीक है, हालांकि आप में से कुछ एक जनों ने ही एफर्ट करके आंसर्स भेजे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ भी हम सभी आगे चलें। अगर कोई चीज जब मैं पूछूं अगर नहीं पता तो आप डेयर करके बोलो नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं दिख रहा कौन बोल रहा है ना। तो अब देखो इसके अंदर क्या है कि आपको मोलैरिटी पता लगानी है। मोलैरिटी पता लगानी, मिलीग्राम मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करिए, मिली का तो 10⁻³ होता है, और मोलर मास 60 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो ये बात देखो, इसमें हमें अपने को क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए वही फॉर्मूला क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपेंड किया, W2 अपॉन MM2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने वैल्यूज रख दी यहाँ पर। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सैंपल है यूरिन का 10 ml 10 सेंटीमीटर क्यूब, और मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो सॉल्व करने पर मोलैरिटी 0.0083 मोलर आ गई। एक जरा मेरे को एक काम करके देना, ये बताना कि 50 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब। कितने? 50,000 50 या 50,000? 50,000 50,000 कैसे पता लगा आपको? Sir, 50 decimeter cube is equal to 50 liter, which is equal to 50,000 milliliter, which is equal to 50,000 centimeter cube. आप लीटर को हटा दो, आप लीटर को हटा दो, मुझे प्रूव करके दिखाओ कैसे हुआ। आपने लीटर के रास्ते नहीं जाना, मुझे सिद्ध करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ 50 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स। भी आप कह रहे हैं यूनिट्स का ज्ञान है आपको, यहाँ तो चलो आपको सर लीटर का 1 पता है। मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो 50 डेसीमीटर क्यूब। हाँ, हाँ जी, एक मिनट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। लीटर को नहीं लाना बीच में,
हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बता रहे थे आप अमन्या। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। इज इट करेक्ट? सर 1000 आएगा शायद, यस 1000 सर। डेसीमीटर कैसे? क्यूब। नहीं सर, ये तो कैसे सही है, है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1000 डेसीमीटर क्यूब होएगा। एक मिनट, फिर दोनों का एक रिलेशन मिनट। देखेंगे आप तो क्या बता 50 रहे का। हैं? बात बात देखो, पता क्या होती है? बात ये होती है कि आप कैसे कर रहे हैं, वो जरूरी चीज है। आप अभी इन चीजों को, वही सीखने वाली बात है, कहाँ अटकोगे? पहले अमन्या आपकी बात करें। चलो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, आप बताओ सलील, क्या कह रहे थे? सर 1 मीटर क्यूब इज 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये कैसे आया आपके पास? सर डेसी की पावर, डेसी का मतलब 1/10, हम्म। और 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁶। 1 मीटर क्यूब मतलब 10 की पावर 6 क्या? और 1 मीटर क्यूब डेसीमीटर 10 की पावर 6? सर 1 मीटर क्यूब इज 10⁶। डेसीमीटर क्यूब मतलब डेसी का भी क्यूब होगा। हाँ, मेन तो बात क्या 1। है, आप एक बात को समझें भी, ये तो बात ही गलत हो गई। आप, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक बात को समझो, ध्यान रखो इन चीजों का। 50 डेसीमीटर क्यूब है ना, जैसे इज इक्वल टू x सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे कल को आपको कन्वर्ट करना होता है, जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना है। बड़ी बेसिक्स ऐसी किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन अगर हमें पता नहीं होना तो हम गलती कर जाते हैं। ये एक लिखने का बड़ा एक यहाँ पर जो है फैलेसी है, गड़बड़ है। एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, बट लिखते हैं हम मीटर क्यूब। तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं आप लोग, कि भूल जाते हैं कि सेंटी का क्यूब भी है इसके अंदर, या डेसी का भी क्यूब है। खाली खाली मीटर का क्यूब नहीं है। वो बात अलग है, फॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको लीटर से कन्वर्जन आपको ध्यान है, मैंने बता रखा है। लेकिन अगर नहीं बताओ तो ये जो सिर्फ आप जो ये मीट्रिक सिस्टम में अगर आपको इंटर कन्वर्ट करना हो, तो देखो 50 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 50 इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, और सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है इसका। अब इससे क्या होगा कि ये मीटर मीटर मीटर, और ये मीटर 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 कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा कि 50 इंटू डेसी का क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू सेंटी का क्यूब। तो एक्स आपके पास क्या आएगा? एक्स आपके पास आएगा 50 इंटू डेसी का क्यूब अपॉन सेंटी का क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए 50 इंटू डेसी का मतलब होता है 10 टू पावर -1 का क्यूब, और सेंटी का मतलब होता है 10 टू पावर -2 का क्यूब। तो ये हुआ 50 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 10 टू पावर -6 इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर +3, सॉरी। इस तरह से तो यहाँ पर नो डाउट आपका आंसर पहले झटके में ही सही था, पहले झटके में ही सही था। लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि कल को जरा से भी जब आप वहां पर ग्राउंड में होते हैं, यानी जब आप प्ले ग्राउंड में मैच खेल रहे होते हैं, कहने का मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, जरा सा भी आपको कहीं से दिमाग में एकदम से ध्यान ना रहे, तो उस टाइम पर आपका जो थॉट प्रोसेस है, यानी जो समझ है ना, वो काम आएगी, ना कि सिर्फ प्लेन रट्टा। ये आपको याद है भी 1 डेसीमीटर क्यूब लीटर है, लेकिन ऐसी चीजें कई जगह पर तो आपको समझ होनी चाहिए। इस बहाने में आपको बता रहा हूँ भी डेसीमीटर क्यूब अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब डेसी क्यूब मीटर क्यूब होता है। ये छोटी सी बात है, आपके जहन में रहेगी ना आज के बाद, तो आपको देखना किसी दिन बहुत हेल्प करती है। नहीं तो हम अक्सर गलती कर जाते हैं, उलझ जाते हैं इन चीजों में, जैसे अभी अपन उलझ के, ठीक है। और पता है तो फिर शानदार बात है, ठीक है। तो चलो खैर, अब अपन आगे देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, मत करो। इरेज कर दिया। इरेज नहीं करना था? चलो
मैं लिख देता हूं दोबारा, आप इसको समझो, देखो बात को समझो, अपन यहाँ फोकस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अपने इस चीज को छोड़ो, यहां से शुरू करें। 50 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि 50 डेसी क्यूब मीटर क्यूब होता है, इसका मतलब इज इक्वल टू एक्स सेंटी क्यूब मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा कि ये आपके पास मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास? x की वैल्यू आई 50 डेसी क्यूब अपॉन सेंटी क्यूब। तो ये हुआ 50 डेसी का मतलब होता है 10 टू पावर -1 उसका क्यूब, और सेंटी का मतलब होता है 10 टू पावर -2 उसका क्यूब। तो ये आपके पास सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10 टू पावर 50 इंटू 10 टू पावर 3 आ जाएगा, यानी 50,000 आ जाएगा आपके पास। ये चीज़ है। सर जैसे सेंटी 10 की पावर -2 होता है, वैसे मीटर क्या होता है 10 की पावर 2? नहीं नहीं, आप समझो मेरी बात को, मीटर तो एक बेस यूनिट है। आपने 11th में पढ़ा होगा, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ा हुआ है आपने? सर आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स बेसिक यूनिट्स होती हैं। बेसिक यूनिट्स होती हैं मतलब जो किसी और यूनिट पे निर्भर नहीं करती। मास, लेंथ, टाइम की यूनिट्स जो होती है ना, आपने 7 यूनिट्स पढ़ी होंगी, यस सर। है ना? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, एक कौन सा एक और रह गया, 7 होती हैं ऐसी, ठीक है? एक करंट होता है, ठीक है? 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। मैं तो, आप इतने विद्वान है फिजिक्स के, मैं क्या बताऊं। तो ये मास, लेंथ, टाइम, ये मीटर जो है किसकी यूनिट है? लेंथ। लेंथ की यूनिट है। तो ये जो है ना, ये नैनो, पिको, डेसी, मेगा, गीगा, ये तो कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं जो कि इन यूनिट्स के आगे मतलब 10 की पावर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं ये। तो मीटर क्यूब अपने आप में कुछ नहीं है कि आप उसके आगे क्या लगाओगे। 1 मीटर, मीटर तो मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब है, यानी ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक डब्बा है, मैंने आपको जैसे बताया था। ओके सर। हाँ, ये जो बात, ये जो थी अमन्या ने गलत बताई, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे ये देखना है अपन ने। मान लो ये क्वेश्चन आता है 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो, सपोज करो, तो कैसे होगा? आप सिंपल सी एक बात समझो, मैं तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, और आप ये समझो, ये और ध्यान रखो भी, ये जो है ये सेंटी क्यूब है, सेंटी क्यूब मीटर क्यूब होता है, ठीक है? तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू यहाँ पर आई 1/सेंटी क्यूब। तो सेंटी स्मॉल सी होता है, ठीक है? सेंटी का मतलब होता है कितना? सेंटी का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -2। -2। तो ये ऊपर 10 की पावर 6। तो यहाँ पर जो ये बताया था ना आपने मन्या कि यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होते। 1 मीटर की क्यूब की अगर आप बात करोगे तो उसमें 1000 नहीं, उसमें 1 मिलियन, यानी कि 10 टू पावर 6। से लिख देता हूँ इधर, इसको x लिख के, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर अपने अब अपने जरूर पिछले लॉजिक को अगर लगा लें, आपको ध्यान है कि भाई 1 मीटर क्यूब में मैंने आपको 1000 लीटर बताया था, और 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है ना? तो फिर 1 मीटर क्यूब में मतलब हर लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 लीटर में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है ना? तो जैसे अभी इससे आप कैसे करोगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 इंटू 1 लीटर, यही मतलब होता है ना? और 1 लीटर को आप अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में आप लिखना है तो लिखोगे आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए? बोलो, समझ आई मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, और मुझे पता है आप मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से और मेरे से बेहतर फास्ट कर सकते हैं, लेकिन फास्ट करने में गलत ना करें हम, ये मेरी इच्छा है, ठीक है? मतलब स्पीड विद एक्यूरेसी आपका मोटो होना चाहिए, कि आपके पास स्पीड हो मगर आप उससे पहले एक्यूरेसी भी हो आपके पास। ये हमारा मोटो होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अगर हम स्पीड से करते हैं, करते ही गलत सॉल्व है, तो हमारा मोटिव खत्म हो जाता है। लेकिन अननेसेसरी स्लो भी करते हैं तो भी गड़बड़ है, ठीक है? तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कोई डाउट, कोई बात? चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है कि an aqueous solution of a diabasic acid containing
this much of acid per liter of the solution as density this much, express the concentration of the solution in as many as देखो अब ये क्वेश्चन कोई ये नहीं कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये तो एक तरह से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको हर तरह की, जैसे एक डेटा दे दिया उससे हर तरह की आप कंसंट्रेशंस निकाल सको। अब जैसे क्या है कि यहां पर सबसे पहले अपन ने डेटा इकट्ठा किया, सबसे पहले अपन ने डेटा इकट्ठा किया, ये मोलर मास दे रखा है मुझे जो भी एसिड है, उसके बाद W2 दे रखा है मुझे कि एसिड जो है वो 35.4 डिसॉल्व कर रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी आपने मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। मोलर मास दे रखा है उसका 118, उसके बाद डेंसिटी दे रखी है मुझे इस सॉल्यूशन की, अगेन ध्यान से देखना डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की 1.0077 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर इसने लिख रखा है एक्वस सॉल्यूशन। ना भी लिखा होता, मान लो किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का जिक्र नहीं होता ना, तो हम ऑटोमेटिकली अपने उसको वाटर मान के चलते हैं सॉल्वेंट को। यहाँ इसने एक्वस लिखा हुआ है तो मैंने ये क्या है पता नहीं मुझे मोलर मास की जरूरत पड़े ना पड़े, पर मैंने यहाँ पर मोलर मास वाटर का लिख लिया। वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ भाई कंसंट्रेशन के वेज, जैसे मोलैरिटी, ठीक है। मैंने 3 यहाँ पर सॉल्व करके बता रखे हैं, बाकी पे अपन आपसे पूछ लेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने वैल्यूज उठाई यहाँ से, ये W2 मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो भी एसिड है इसके अंदर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्व हो गया। ये 0.3 मोलर, या आप कह सकते हो 0.3 मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो। अब अगला टारगेट है जैसे मोलैलिटी निकालना। मोलैलिटी में क्या है, मोलैलिटी में मुझे कैसे निकालना होता है, फॉर्मूला आप जानते हो मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो ये मोलैलिटी में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, बेसिकली यहाँ पर फोकस करना है, इस जगह पर मुझे थिंक करना है भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले मैं पूरे सोल्यूशन का मास निकालता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आपने दे रखी है मुझे ये 1.0077, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का आपने बता ही रखा है 1 लीटर है, ये लिखा है ना पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर का मतलब ये 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब मैंने, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम भी मैंने ml में ले ली, तो मेरे पास पूरे सॉल्यूशन का वजन आ गया 1007.7 ग्राम। अब सॉल्यूशन का वजन क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के वजन के बराबर होता है। तो W1 कैसे निकलेगा, मेरा टारगेट है क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है, मुझे डिनोमिनेटर मोलैलिटी निकालने के, मुझे W1 निकालना है। तो W1 निकालने के लिए मुझे W2 पता है, और W सॉल्यूशन का अगर पता लग गया तो W1 निकल जाएगा। W1 कैसे निकलेगा, जो सॉल्यूशन का वजन है उसमें से सोल्यूट का वजन माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास इतना सॉल्वेंट आ गया। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि मोलैलिटी में जो नीचे W1 लगता है वो kg में होता है, बस। तो ये मेरे पास ये तो थे ही, W2 M2 तो पहले भी थे, और अब मैंने W1 ये सॉल्व करा 0.9723 kg, तो मेरे पास मोलैलिटी 0.31 मोलर आ गई, ये देखो। तीसरी मैंने कंसंट्रेशन निकाल दी यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में सारे ही मेरे पास हैं, अब ये मोल तो मेरे पास सोल्यूट के मेरे को पता ही है, और सॉल्वेंट के भी पता है। सॉल्वेंट का वजन तो मैं निकाल चुका हूँ 972.3, और मोलर मास मुझे पता है वाटर है ये तो 18। तो ये सॉल्व करेंगे तो x2 जो है मेरे पास ये सॉरी मैंने यहाँ पर x1 लिख दिया, इसको करेक्शन करते हैं इसको, ये वाला x2 निकला और ये x1 निकलेगा इस तरीके से। x2 से x1 कैसे निकला, हाँ जी सर, इन ये कंसंट्रेशन, हाँ सर इन सारी कंसंट्रेशंस में एक्सप्रेस करना है जितनी पॉसिबल है। देखो पता है क्या है, ये तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से मतलब ये हुआ कि भाई आप सब कुछ ट्राई करो तो आप मतलब सॉल्व करने लायक हो जाओ। 3 तो मैंने बताई हैं, और भी है ना, वो Yes, मैं sir. आपसे भी पूछता हूँ भाई। 3 तो मैंने बता दी, और भी हैं तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप क्या जवाब देते सर हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा?
ना ना ना, पेपर में तो कोई एक चीज पूछ लेगा ना वो इसमें से। ओके भी सर। आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी अगर इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। ये ओके सर। अगर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो आप हर तरह की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। ये बात बताने के लिए हर तरह के मतलब मेथड से आप उसको निकाल सकते हो। आपको तीन तो मैंने निकाल के बता दी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इसके सिवाय कौन सी बचती हैं? सर मास बाय परसेंटेज मास वाली। परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर। यस सर। देखो एक आती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जैसे इसमें दे रखा है जो डायबेसिक दे रखा है, आप समझते हो डायबेसिक एसिड क्या होता है? जिसका इनफैक्ट आपने एक चीज देखी होगी। जिसमें दो बेस हो या पॉजिटिव आयन हो। हाँ, इसकी अब मैं वैसे नॉर्मेलिटी अभी नहीं सिखाने वाला आपको, क्योंकि अननेसेसरी भी परेशान नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बोर्ड्स में कहीं पर भी नॉर्मल। तो ये डायबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप ये लिख लो जो लिख। और कोई क्वेश्चन है तो फिर प्लीज पूछो, उसके 1 मिनट बाद में डिस्कस करता हूँ। क्योंकि देखो जितने क्वेश्चन आंसर हम अटेम्प्ट करेंगे ना, उतने ही हमारे जो है डाउट्स क्लियर होते हैं। और ऐसा लगता है यार बार बार क्या यार वही चीज, लेकिन बार बार करने से ही तो आप थरो होगे। जितनी बार आप सॉल्व करोगे, अब ये यही है कि टाइम लगता है, टाइम क्या तो है इसमें, पर वही बात है कि टाइम इसी तरह से यूटिलाइज करना है। वरना आप सोचो क्या करते हो, पसरे रहते हो, इधर उधर घूम लेते हो, टीवी देख लिया, मोबाइल पे वीडियो गेम खेल लिया। उसकी जगह पर आप इस चीज को समय दो, ठीक है ना। समय दोगे तो ही आपकी पॉलिशिंग होगी, तो ही आप चीजों कर पाओगे। मैंने आपसे कह दिया था कि भाई कैलकुलेटर यूज करना, यूज कर लो, कोई बात नहीं, यूज कैलकुलेटर। बट एटलीस्ट उस तक लेकर तो आओ अपने आप को। यानी अगर मान लो ये मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन का कम से कम इस स्टेज तक अपने आप को लेकर तो आते, ताकि कैलकुलेटर पे वैल्यू रखने के बाद आपको पता तो लगता है मैं आंसर तो सही लिख रहा हूँ। एग्जाम में थोड़ी कोई सारे इतने सारे क्वेश्चन आने, एग्जाम में तो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उस टाइम आप टैकल कर लोगे, कैलकुलेशन खुद करने। लेकिन अभी चलो कोई बात नहीं, आपने आपको कॉन्सेप्चुअली तो साउंड करो। अब ये बताओ कि x2 मैंने निकाल लिया, तो x1 ये कैसे आ गया, 1 में से माइनस करके कैसे आ गया? सर सारी मोल पहले फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का सम टोटल क्या होता है, 1 होता है। तो किसी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन पता लग जाए तो दूसरे का आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं आपको इसमें ये लिख लिया क्या सबने? आगे बढ़ सकते हैं यानी कि? चलो ठीक है, ओके। तो हम देखो बात करते हैं, जैसे इसमें जो एक दो बातें और सीखने वाली, जैसे मान लो आपको इसमें मतलब अपन देखते हैं और क्या क्या निकाल सकते हैं। मास बाय मास परसेंट अगर निकालना है इसमें, इसी न्यूमेरिकल, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 34 5.4 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का वजन कितना है? 1007.7। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया, इसमें 35.4 अपॉन 1007.7 इंटू 100, जो भी आप निकालोगे वो मास बाय मास परसेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हम मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं इसका? मास ऑफ सोल्यूट 35.4 अपॉन सॉल्यूशन का। अब एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली इसमें जो है ना, अपन इसको मतलब इसको ग्राम में और इसको मिलीलीटर में लेते हैं, इंटू 100। तो जो भी आएगा इसमें यूनिट बनेगी, ग्राम पर मिलीलीटर परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या कोई जुगाड़ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने का? देखो एक जरूरी चीज क्या होती है कि समझ जब आप डेवलप कर रहे हैं तो कोई चीज आप कर सकते हो वो भी पता लगाना आपका काम है, कोई चीज आप नहीं कर सकते हो, डेटा लिमिटेड है, वो पता लगाना भी आपका काम है, ठीक है ना।
और 4-5 साल बाद आज से आप पढ़ाने वाले हो जाओगे, तो आपको खुद को जज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। लोग आपसे पूछेंगे जी हमें बताओ कैसे होता है ना। तो वो समझ अब आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो जो मेरे जैसों पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे 1 साल के अंदर ऐसा करो कि मेरे जैसों की जरूरत आपको कम महसूस हो। खुद बुक्स पे डिपेंडेंट रहो, खुद अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करो। तो आप जज करके बताओ क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसका निकाल सकता हूं मैं? नो सर। इसका वॉल्यूम बाय No, वॉल्यूम sir. परसेंट में क्यों नहीं निकाल सकता? मेरे सर पास वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है ना वो मेरे पास नहीं है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्या डाटा इनसफिशिएंट है, कुछ बता सकते हो आप? Sir, इसमें क्या और density चीज चाहिए। डेंसिटी Density. हाँ, जो प्योर ये एसिड है ना, प्योर एसिड जिसका वजन आपने मुझे दे रखा है, अगर आप मुझे इस प्योर की ये डेंसिटी जो आपने दी है ना, ये प्योर एसिड की नहीं है। ये तो पानी में मिलाए बाद 1 लीटर पानी मिलाने के बाद उस सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है आपने। अब आपको समझ आई मैं बार बार क्या कहता हूँ, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। जो चीज डेंसिटी जिस चीज की है उसी का मास और उसी का सोल्यूशन होता है। अगर आपने मुझे इस एसिड की अलग से डेंसिटी दे रखी होती, प्योर एसिड हैज दिस डेंसिटी जिसका कि 35.4 ग्राम है, सपोज करो उसकी डेंसिटी कोई आपने दे रखी होती 1.25 ग्राम पर ml, तो मैं उसमें क्या कर सकता था, तब मैं उसका वॉल्यूम निकाल सकता था कि मेरे पास उसका वेट होता और डेंसिटी होती तो मैं उसका वॉल्यूम निकाल। लेकिन आपने मुझे दे नहीं रखा, तो इसीलिए ये कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये फॉर्मेट ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद और कौन सा हो गया, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। वो भी कर लेते हैं। स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना है 35.4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। तो ये 35.4 ग्राम पर लीटर तो सॉल्व ही हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या था, पीपीएम। पीपीएम में क्या आएगा कि 35.4 अपॉन 1007 मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6, जो भी आपके पास आंसर आएगा। पीपीबी 35.4 अपॉन 1007.7 इंटू 10 टू पावर बिलियन में कितने पावर होती हैं? 9। तो इसको सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा। और कुछ था, मोलैलिटी। मोलैलिटी तो अपन निकाल चुके, मोलैलिटी मोलैरिटी और मोल Sir, फ्रैक्शन तो निकाल चुके। formality निकलेगी इसमें? फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ऐसी फॉर्मेलिटी मोलैरिटी की एक ही वैल्यू आएगी इसमें। फॉर्मेलिटी वैसे होती मोलैरिटी है, बस फर्क क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला मास होता है ना, तो एक्चुअली तो इसीलिए क्या होता है कि हम उसमें उसको बोल देते हैं फॉर्मेलिटी, बाकी और कोई अंतर नहीं है इसमें। एक्चुअली अब एक रहती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के ना चक्कर में हम फंसेंगे तो फिर लंबी कहानी है उसमें, तो इसीलिए मैं उसको तो नहीं लेके चलूंगा अभी, वो कभी फिर किस दिन फ्री टाइम में देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से हमें नॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मेलिटी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हाँ मैं आपको ये बेसिसिटी और एसिडिटी बता देता हूँ। ये वैसे तो पता होती है अपने को, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि और रहेगी नॉर्मेलिटी। तो मैं आपको एक, चलो अभी नॉर्मेलिटी में नहीं उलझते, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखें बेसिसिटी या प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होती है। ये इसको प्रोटिसिटी बोलते हैं। वैसे तो 11th में बता रखी होती हैं ये बातें, लेकिन अपने को ये बात पता होनी चाहिए, ये इस चैप्टर में ना सी और कहीं काम आ जाएगी। बेसिसिटी यानी ये क्या होती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस या नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H positive ions of या in one molecule of an acid। एक एसिड में जितने आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो उसकी बेसिसिटी या प्रोटिसिटी कहलाती है। जैसे एसिड और उसकी बेसिसिटी, अब मान लो जैसे HCl है, तो HCl की बेसिसिटी 1 है। इसको मोनोबेसिक बोलते हैं, मतलब शब्दों में कभी लिखा है तो आपको लिखेंगे इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। जैसे H2SO4 है तो ये आपका डाइबेसिक एसिड है।
इसमें 2 हाइड्रोजन है, H3PO4 है, ये ट्राइबेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी या प्रोटिसिटी 3 है, यानी इसमें 3 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है। लेकिन इसमें अब एक बात समझने वाली होती है कि एसिड्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डाला जाता है। एक होते हैं बाइनरी एसिड्स और एक होते हैं ऑक्सो या ऑक्सी एसिड्स, जैसे भी आप बोलो। बाइनरी एसिड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता आमतौर पे, जैसे HCl, HBr, HCN, HI। ऑक्सी एसिड्स ऑब्वियसली जिसमें ऑक्सीजन होता है, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, CH3COH, इस तरह की चीजें, ये क्या होती हैं आपकी जो है वो बाइनरी एसिड्स होती हैं, सॉरी ऑक्सी एसिड्स होती हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात होती है इसके अंदर कि इन ऑक्सी एसिड्स only that hydrogen is ionizable, which is to oxygen atom, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, सिर्फ वही आयनाइजेबल होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। जैसे अब मान लो CH3COH एसिटिक एसिड है, आप सारे ही जानते हो एसिटिक एसिड CH3COH। तो इसमें आप देखोगे कि 4 हाइड्रोजन है, लेकिन 4 में से सिर्फ यही एक आयनाइजेबल है जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है। तो एसिटिक एसिड की बेसिसिटी जो है ना वो 1 है, एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 4 नहीं है। CH3COH की अगर आप बात करोगे, कोई भी कार्बोक्सिलेट, तो इसकी क्या है, मतलब एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप की वो सॉरी मैंने 2 लिख दिया, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी, मोनोबेसिक होता है। ठीक है, तो इस चीजों की और जगह पर इनऑर्गेनिक में भी अपने पास काम आएंगी। तो एक बार अपन कोई बात आती है न्यूमेरिकल्स के थ्रू जैसे भी, तो उसको समझते चलें, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखो क्या है नेक्स्ट में आपके पास आता है द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन अ बॉटल लेबल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 18 मोलर। 18 molar concentrated solution has a density of 1.84 gram per centimeter cube. What is the mole fraction and mass percentage या weight percentage of H2SO4? सबसे पहले अपन ने देखा भाई मोलैरिटी बहुत हाई है, 18 मोलर है। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप निकालोगे ना, सल्फ्यूरिक, अब देखो क्वेश्चन आ जाता है मगर आपको मास नंबर्स नहीं दिए होते, तो मैंने आपसे पहले दिन कहा था भाई आपको 33 एलिमेंट्स के मास नंबर्स याद कर लें। मैंने कितने याद करवाए थे आपको? अभी मैंने आपको 20 याद करवाए ना। चलो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अपने को 33 एलिमेंट्स के याद कर रहे हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड। पहले अभी फर्स्ट 20 याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन 2 है, उस हिसाब से 2 हुआ, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 4 से 64। तो आप देख लो ये कितना हो गया, 98 हो जाता है अपने पास। डेंसिटी सोल्यूशन की दी हुई है अपने को, सोल्यूशन की डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की 1.84, मोल फ्रैक्शन पूछा है और मास परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं सोचना शुरू करता हूं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर मुझे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये रहा। तो इसमें क्या चीज मुझे नहीं पता, मुझे ये सोचना है मुझे क्या चीज नहीं पता वो मुझे निकालनी है ताकि मैं इसमें प्लेस करके सॉल्व कर सकूं। मुझे मोल फ्रैक्शन का और कोई फॉर्मूला ही नहीं आता। ठीक है, तो मेरे को जो है इसके अंदर देखो W2 पता है क्या, मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है, पता है, ये हमारे पास सोल्यूट में क्या लेके चल रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर W1 पता है, यानी पानी कितना है इसके अंदर नहीं पता, लेकिन मोलर मास पानी का पता है। MM2 अगर मैं बात करूं 18 ग्राम पर मोल, MM1 की बात करूं तो 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं उससे थोड़ा वेरिएशन भी आएगा, देखते हैं आप में से कौन पकड़ पाता है उस बात को। ठीक है, उसके बाद फिर से वही आती है बात, ये यहाँ पर मुझे ये पता है और ये नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, इसमें क्या हर्डल रह गया मेरे पास, क्या हर्डल रह गया मेरे पास, क्या निकालना मुझे। अगर मुझे सोल्यूट सॉल्वेंट का मास पता लग जाए तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ, उसके लिए आपने मुझे क्या चीज़ दी हुई है, आपने दिया हुआ मुझे कि मोलैरिटी कितनी है। ठीक है,
आपने मुझे बताया कि इसमें मोलैरिटी पता लगानी है मुझे, तो मोलैरिटी मेरे पास है 18 मोलर। ठीक है, तो 18 मोलर का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी 18 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड N2 इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब मान लो सोल्यूशन 1 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इतनी आ गई, तो उसमें H2SO4 का मास कितना होगा? H2SO4 का मास कितना होगा आपको ये पता लगाना है। तो उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो आप गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपको गिवन मास पता लगाना है, तो गिवन मास N2 इंटू M2। तो N2 कितना है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि 18 मोलर है ना, तो उसमें H2SO4 के मोल्स हैं 18 और मोलर मास है उसका 98। तो यहां से मेरे पास W2 आ गया। ठीक है, अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लेता हूं तो उसमें 1764 ग्राम्स मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट है। अब मास ऑफ सोल्यूशन पता लगाता हूं, यानी W2 मेरे पास आ गया, ये हर्डल पूरा हो गया। अब मेरे को निकालना है W1। तो W1 निकालने के लिए फिर से वही सोल्यूशन का, पूरे सोल्यूशन का मास निकालेंगे। ठीक है, पूरे सोल्यूशन का मास निकालने पर यहाँ पर डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, वॉल्यूम मैंने सपोज कर ही लिया था पूरा 1000, तो मेरे पास पूरे सोल्यूशन का मास 1840 ग्राम्स आ गया। तो आपके पास अब देखो, ये फॉर्मूले में अपन वैल्यू प्लेस करेंगे। पूरे सोल्यूशन का मास 1840 ग्राम्स, सोल्यूट का मास 1764 ग्राम्स, तो जो आपके पास सॉल्वेंट है उसका मास कितना है 76 ग्राम्स। तो ये W1 भी सॉल्व हो गया। तो इसमें सारी वैल्यूज प्लेस करूंगा तो मेरे पास X2 की वैल्यू 0.81 आएगी, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने न्यूमरेटर में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, मोल फ्रैक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला है। आगे बढ़े। अब देखो, उसके बाद निकालना है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये निकाला था अपन ने, सोल्यूट का मास 1764 और सॉल्यूशन का मास 1840, तो ये 95.87% सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। ठीक है, आगे पढ़ना है कि बस करें? सर पिछला 6 पेज में निकालो डाउट या था। लिख लिया था? हैं जी, अपन 1 बाय 1 आएंगे सारे में। इस क्वेश्चन में डाउट है? चलो फिर, मुझे लगता है थक गए आप लोग।